प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से ओबीसी आरक्षण सियासत का मुद्दा है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण को लेकर चली आ रही कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस साथ आ गए हैं। भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने एकजुटता दिखाई है। एक राय में हर दल इस बात पर सहमत है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेय लेने की अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। पार्टियों के बीच बनी ये आम सहमति कहीं सियासी मजबूरी तो नहीं? क्या आरक्षण के लिए सियासी दूरियां मिट गई है? और क्या एमपी के सियासी दलों की इस पहल से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की राह आसान हो पाएगी? आज इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चली आ रही खींचतान अब थम सकती है। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के सभी दल एक मंच पर आ गए हैं। गुरुवार सुबह हुई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के बीच ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की सहमति बन गई है। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम सभी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी। सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली डे टू डे सुनवाई से पहले बीजेपी और कांग्रेस के वकील साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर श्रेय लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, स्वाभाविक मैं मानता हूं कि चाहे प्रदेश के कोई भी मुद्दे हो, चाहे नीतिगत मुद्दे हो, चाहे आप किसी वर्ग के अधिकार की बात हो, सब पार्टियों को बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीछे रही, पिछड़ों की वोट चाहती रही, लेकिन पिछड़ों के साथ नहीं रही। क्यों आपने 2.25 साल लगा दिए मुख्यमंत्री, या आप पिछड़े थे? इसके पहले शिवराज जी पिछड़े वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने समय लगा दिया। ये तय हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष के वकील मिलके साथ में सुप्रीम कोर्ट में बात रखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो 5 साल पहले हम लोगों ने जो घर बनाया था पिछड़ों के अधिकार के आरक्षण का, 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी अब नारियल फोड़ के गृह प्रवेश करना चाहते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है कांग्रेस के घर के अंदर। लेकिन ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में इतनी सियासत क्यों हो रही है? इसके लिए बैक स्टोरी को जान लेना बेहद जरूरी है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने का ऐलान किया। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया गया। कमलनाथ सरकार 27% ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश लाई। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगी। इसमें आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होने का तर्क दिया गया। 2020 में हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे दिया। हाईकोर्ट के स्टे पर एमपीपीएससी और शिक्षक भर्ती समेत कई नियुक्तियां अटकी। हाईकोर्ट ने 87% पदों पर भर्ती करने और 13% पद होल्ड करने के निर्देश दिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 22 सितंबर को डे टू डे सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पार्टियां एकजुट हो गई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इससे ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने का रास्ता आसान होता है या नहीं। सर्वदलीय बैठक होने के बाद सभी दलों में सहमति तो बन चुकी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या कानूनी पेचीदगी आ सकती है। क्या सभी पार्टियों के एकजुट होने से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता आसान होगा, या फिर कोई नई चुनौती अब सामने आ खड़ी होगी? कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल।
और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अभय प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भूपेंद्र यादव कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता हैं, वकील है, वो बताएंगे कि क्या कुछ पेचीदगियां इस पूरे मामले में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और देशदीप सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभय प्रताप सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए वैसे तो सियासत में ऐसा बहुत कम समय देखने को मिलता है कि किसी मुद्दे को लेकर एक मंच पर तमाम सियासी दलों को बुलाया जाए, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये करके दिखाया है ताकि आरक्षण का फायदा बच्चों को मिल सके। इसके लिए साधुवाद। लेकिन अब आज सब एक मंच पर तो आ गए हैं, कोर्ट में कैसे फायदा मिलेगा, क्या तैयारी रहेगी, क्या आधार रहने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्जन भी सुना है आपके बुलेटिन के प्रारंभ में, कि सभी सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दलों के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी उपस्थित हुए, सभी के जो वकील अलग अलग लड़ रहे हैं वो सभी इकट्ठे वकीलों की भी बैठक होगी और पूरी तरह से एकजुटता के साथ पिछड़ा वर्ग के जो मध्य प्रदेश की आबादी है 52% से ज्यादा जो आबादी है उसके साथ न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की इससे पहले शिवराज जी की सरकार हो, आपने देखा होगा लगातार पिछड़ा वर्गों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमारे नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस के ही हमारे प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर जी ने एक याचिका लगा दी थी, उससे पूरा आरक्षण ओबीसी का शून्य हो गया था। उसके बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया, उस पर जो है पूरे आंकड़े जुटाए, फिर संविधान संशोधन के लिए केंद्र सरकार को भी भेजा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ यहाँ नगरीय निकाय के चुनाव कराए गए। वहीं बगल में महाराष्ट्र की सरकार थी जहां नहीं हो पाया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा से पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है और यह भी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया था कि 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए उनकी सरकार, उनकी पार्टी प्रतिबद्ध है। जी, अब भूपेंद्र गुप्ता जी, जब 2019 में आप लोग ये अध्यादेश लेकर आए थे तो बीजेपी ने विरोध नहीं किया था। आज जब सीएम के द्वारा ये पहल की जा रही है तो आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके बनाए हुए घर में प्रवेश, नारियल फोड़कर प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल जो है वो 2019 में जब ये कानून पारित हुआ उसमें जो है गवर्नर साहब की मोहर लग गई। उसके बाद जो कोर्ट में गए लोग, कौन लोग गए थे, और इस कोर्ट में जाने के बाद जो इस पर स्टे दिया था हाई कोर्ट ने तो एक पर्टिकुलर परीक्षा पर स्टे दिया था, लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार ने जनरलाइज करके उसको पूरे जो है आरक्षण की व्यवस्था पर उसको लागू कर दिया और उसके कारण जो है ये बहस चल पड़ी 13% वर्सेस उसकी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी लगातार गुमराह करती है और झूठ बोलती है कि इस पे जो है 50% की कैप की बात करती है। 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने के बाद तो 50% की कैप पहले ही खत्म हो चुकी है। जब आप 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे चुके हैं, वो भी जो है सब लोगों ने मिलकर दिया, तो उसके बाद ये बची कहाँ है 50% की कैप? ये तो जो है एक झूठा नारा है। तीसरी चीज ये है कि इनका जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि हम इससे सहमत नहीं है। हमारे वकील ने कहा था कि जो है ये भी सहमत है, तो दोनों जब सहमत हैं तो इसका फैसला कर दे। चौथी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार कर कहा है कि आपको रोका किसने, आप लागू क्यों नहीं करते, आप 6 महीने से क्या कर रहे थे। जब परिस्थितियां ये हो गई कि इनकी पूरी मंशा और इनकी जो बेईमानी उजागर हो गई, जब जो है पीएससी ने ये एफिडेविट दे दिया कि ये आरक्षण ना दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, जब ये मामला हम लोगों ने उठा दिया तो उसको माफी मांगी और उसके बाद जो है दूसरा एफिडेविट वहां पर पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में। क्या सरकार ये बता सकती है कि किसकी मर्जी से ये एफिडेविट दिया गया कि साहब जो है ये आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए? ये पीएससी ने स्वतंत्र रूप से किया या सरकार के आदेश पर किया? ये चीज सामने आना चाहिए, ये आपकी मंशा दिख जाएगी। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका जो ऐतिहासिक चेहरा क्या है। जब हमने महाजन आयोग में 14% आरक्षण दिया था, तब विरोध करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी।
जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की और जो ओबीसी को आरक्षण दिया, तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिराने वाले लोग कौन थे? यही बीजेपी। और जब जो है हमने 27% आरक्षण दिया, तो अदालती कार्रवाइयों में अटकाने वाले कौन थे? यही बीजेपी। आज जो है छत्तीसगढ़ में लागू है, तमिलनाडु में लागू है, दूसरे राज्यों में सब जगह जहां जो है 50% की सीमा पार कर गई है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार खुद ही रोना रो रही है कि 50% की सीमा, 50% की सीमा। ये तो कब की टूट चुकी है, कई राज्यों में टूट चुकी है। ठीक है, तो कई जो राज्यों है- में टूट चुकी है, वहां पे लागू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में लागू हो, इसके लिए क्या कोशिश की जाए, इस ये सवाल के साथ राजेश खंडेलवाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। साउथ के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहां पे इस तरीके से फायदा मिल रहा है। इवन नॉर्थ ईस्ट और पड़ोसी राज्य में भी सियासत दल एक साथ आ चुके हैं, और कोर्ट में ये केस मजबूत कैसे होगा? देखिए, कोर्ट में ये केस ऑलरेडी पहले से ही मजबूत है, और उसके साथ में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी सर्वदलीय बैठक करके और यह सभी दल को साथ में लेकर ऑलरेडी जो उनके द्वारा बताया जा चुका है कि सभी दल की सहमति बनाई जाकर अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही दोनों तरफ के जो अधिवक्ता हैं उन लोगों के द्वारा भी अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे, और उसमें केवल जो आरक्षण पे कभी भी सरकार के द्वारा पूर्व में भी और ना ही अभी भी उसका आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया गया है। 27% आरक्षण पर जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा भी याचिका लगी थी, उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उस फैसले का स्वागत किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट में उक्त याचिका लगी, तो उक्त सुप्रीम कोर्ट की याचिका का भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कहीं विरोध नहीं किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से यह दिखता है और सर्वविदित भी है कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार से इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया गया है। जैसे ही भी जिस प्रकार के सभी राज्यों में आरक्षण लागू हुआ है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी यह आरक्षण लागू होगा, और सरकार के द्वारा साथ ही सर्व दलों के द्वारा भी उसका सम्मान किया जा रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इसमें कोई ऐसी न्यायिक पेचीदगियां बची हैं जिसके अंदर उस आरक्षण का विरोध किया जाएगा या उसमें कोई नई चीज आएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी था, जो पूरा खाका था, वो पहले से तैयार होकर और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसमें मोहर लगा दी गई। साथ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जो कार्रवाई की जा रही है, उसी के कार्य को देखते हुए मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से कि अब कोई न्यायिक पेचीदगियां बची हैं उसमें। ठीक है देशदीप सर, अभी आपने राकेश जी को सुना कि कोई कानूनी पेचीदगी अब नहीं आने वाली है, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कितने सीरियस है ये इस बात से भी नजर आता है कि एमपीपीएससी की वकीलों के पैनल को बदला गया है, और इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार आरक्षण लागू हो सकता है। निश्चित रूप से आरक्षण लागू भी होगा, और बहुत अच्छे से जैसे अदर स्टेट में उसका क्रियान्वयन हो रहा है। राजेश जी, ये सवाल मेरा देशदीप सक्सेना से। कोई बात नहीं। जैसे खंडेलवाल जी ने बताया कि वो तो मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मुझे लगता है कि अब जब सारे के सारे राजनीतिक दल उनमें मतैक्य हो गया है इसको लेके, और कहीं कोई मतभेद नहीं है, पहले भी नहीं थे, क्योंकि मैं आपको और बताता हूँ कि क्यों नहीं थे जी। लेकिन लागू होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अदालत पे। वो उसके प्रोज कॉन्स पे उस पर विचार करेगी। जैसे मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 16% शेड्यूल कास्ट, 20% शेड्यूल ट्राइब, और अब 27% ये। लेकिन तमिलनाडु में हमने देखा है कि ऑलरेडी उसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है तमिलनाडु का, 70% से ज़्यादा आरक्षण है कुल मिला के। लेकिन दीपिका जी, मैं इससे बढ़ के बात करना चाहता हूँ। ये तो आप हमारे पैनल ने अपनी अपनी बातें कही कि सब लोग एक मंच पे आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, कमलनाथ जी ने किस तरीके से उसको इनिशिएट किया था, अध्यादेश लेकर आए थे। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जिसने रिपोर्टिंग करी है और जिसने देखा है समाज में क्या स्थिति है, देखिए मध्य प्रदेश में करीब 50% ओबीसीज हैं, तो क्या बहुत कम होता है। देखिए दीपिका जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि सारे के सारे राजनीतिक दलों में जो मतैक्य होना एक बड़ी अजूबे वाली बात रहती है किसी मत पे। लेकिन इसका कारण मुझे लगता है कि जो वोट है वो ज़्यादा है बनिस्बत दी, मेरी बात खराब लगेगी और ये ऐसा लगेगा कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, कि जो वोट हैं उस पर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़र रहती है।
एक और बात है कि देखिए आने वाले समय में बिहार का चुनाव आने वाला है, तमिलनाडु का चुनाव आने वाला है, जहां ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा था कि हमें इसका जो सामाजिक एंगल है वो देखना ज़रूरी है। देखिए दलितों को और आदिवासियों को पिछले कितने साल से आरक्षण है, मतलब जब से संविधान बनाए तब से उनको आरक्षण दिया है, लेकिन हमारे दलित भाइयों की और आदिवासी भाइयों की जो स्थिति है, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उनकी जो एजुकेशन जो मेन चीज़ है, उनका ड्रॉप आउट रेट कितना है। देखिए आपके चैनल पे बहुत बार बात डिस्कस हुई है कि उनका कितने मतलब प्राइमरी लेवल पे आके कितने लोग शिक्षा छोड़ देते हैं, कितने लोग सेकेंडरी एजुकेशन में आ पाते हैं, कॉलेज कितने लोग पहुंच पाते हैं। तो यही चीज़ मेरे ख्याल से ओबीसी में भी लागू होती है। अगर आप उनके लोगों से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी शिक्षा पे काम होना चाहिए, हमारे रोज़गार पे काम होना चाहिए और हमारे व्यापार पे काम होना चाहिए। तो जो इसका सामाजिक मुद्दा है मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं वो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ दलितों पे सबसे ज़्यादा अभी भी एट्रोसिटीज होती हैं, वो है बुंदेलखंड का एरिया। वो वहाँ करीब 30-40 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में देखिए जब से बीजेपी आई है लगातार ओबीसी के ही सारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे उमा भारती जी हों, उसके बाद बाबूलाल गौर जी हों, शिवराज जी हों और अब मोहन यादव जी हों। तो जो ये तो ठीक है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो बाकी जो 13% बच्चे हैं जो जहां उनके अटके हुए माफी के साथ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और भी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस बार जो यहाँ पे पहल की गई है सीएम के द्वारा, उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम ये लागू हो। और क्योंकि भूपेंद्र गुप्ता जी आप कह रहे थे कि आपके वकील के द्वारा जब जिरह की जाती है तो पलड़ा ज्यादा भारी होता है, और कहा भी जाता है कि आप लोगों के पास अच्छे खासे वकीलों की एक फौज है, तो इस बार भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों की तरफ से एक मजबूत वकील रखा जाए। हमारी तरफ से वकील मजबूत है और मैं एक बात यहाँ रेखांकित जरूर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें वहां पर भेजा था सुप्रीम कोर्ट में और वो बाप तो जज बन गए हैं, वो उन्होंने खुद ही ये स्वीकार किया था 1 साल बाद कि मैं फैसले को मैंने गलत तरीके से पढ़ लिया और माफी मांगी थी। ये काम करके इन्होंने अटकाया था इस पूरे उसको, जो है कौरव जी ने जो है इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि मुझसे मैंने जो है फैसले को गलत तरीके से पढ़ लिया। कोई ऐसा वकील आज तक आपने देखा है जो फैसले का गलत अर्थ लगा ले? ये मध्य प्रदेश में हो रहा है और मध्य प्रदेश में इसको अटकाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो है, मैं देशदीप जी की बात की ताकीद करूंगा कि उन्होंने जो विषय उठाया मूल विषय वही है। आज मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद किए गए। ये सारे स्कूल जो है आदिवासी क्षेत्रों में और वंचित वर्ग के गरीब क्षेत्रों में बंद किए गए। आप उन्हें शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं और नारे लगाकर उनसे कहते हैं कि हम आपके भूपेंद्र जी वो अलग विषय रहेगा, उस पर हम लोग जरूर आएंगे और ऐसे मुद्दों को हम अक्सर उठाते रहते हैं। समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। अभय प्रताप सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये जब कमलनाथ जी की सरकार थी, ऑन रिकॉर्ड है कि इनके सरकार के महाधिवक्ता हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, वहां से पेशियों से गायब रहे थे। और माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, उसकी ताकत बढ़ाई, नीट में एमबीबीएस एमडी में 27% आरक्षण लागू किया, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नवोदय में 27% आरक्षण लागू किया, उनके मंत्रिमंडल में आज 27 मंत्री है, मोहन जी के 13-42% ओबीसी मंत्री हैं। बार बार मध्य प्रदेश में उल्लेख किया है माननीय पत्रकार महोदय ने कि हमारे यहाँ सारे ओबीसी केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने एक भी ओबीसी नेतृत्व नहीं दिया है। हमारे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार ओबीसी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग के उनके हित के लिए काम कर रही है। कांग्रेस अड़ंगे लगा रही है। मैंने जैसा कहा इन्होंने हो गया था, उसके बाद कमलनाथ जी जब उपस्थित नहीं हुए थे, उस कारण ये केस जो है मोहन यादव जी की इच्छा शक्ति और उन्होंने जो सभी दलों को लेकर और सभी वकीलों के साथ बैठकर रास्ता निकाला। ये सरकार ने ही तो निवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी डे टू डे हियरिंग की जाए। मध्य प्रदेश सरकार के निवेदन पे ही तो सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग कर रहा है 23 सितंबर से। तो सरकार ने ही इनिशिएटिव लिया है, सर्वदलीय बैठक की है और पिछले वर्ग को यह न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी चलिए ये इनिशिएटिव जो किया है, उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा इस बार मिले, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। फिलहाल राकेश खंडेलवाल जी
अब आपके पास आते हुए, क्योंकि 22 सितंबर से डे टू डे ये सुनवाई होने जा रही है, पूरे देश के आरक्षण के मुद्दे को एक क्लब किया गया है, क्या ये मध्य प्रदेश के लिए अलग से सुनवाई होगी या फिर एक साथ ही सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, जिस प्रकार से बोला है कि सभी अधिवक्ता गण को आमंत्रित किया गया है, भाजपा और कांग्रेस सभी अधिवक्ताओं को, और उसके बाद में सभी अधिवक्ता अपने पक्ष रखेंगे। और उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी आज बताया गया है कि अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सभी अधिवक्ता अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। तो इसको कितना फायदा मध्य प्रदेश को होगा, मध्य प्रदेश की तैयारियों को लेकर जो वकील हमारे जिरह करेंगे? अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया तो डिसाइड नहीं है, बट कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से चाहे तो भी इंटरवीन हो सकता है उसके अंदर। अगर कोई स्वतंत्र व्यक्ति चाहे तो भी उसमें इंटरवीन होने की उसमें पात्रता हो सकती है। बाकी जितने जो अधिवक्ता हैं वो सरकार से जुड़े हुए और गैर सरकार वाले दोनों ही अधिवक्ता अगर अपना कोई भी अपना पक्ष रखना चाहे तो पक्ष रख सकता है। जी ठीक है। देशदीप सक्सेना जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। मंच पर एक साथ आ गए तमाम राजनीतिक दल और उम्मीद करते हैं कि इस बार ये फायदा मिल जाए, लेकिन जो ये श्रेय लेने की होड़ मची हुई, अभी भी आपने दोनों ही प्रवक्ता को देखा कि किस तरीके से दोनों कह रहे हैं कि हमारी कोशिशों से ये हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिसने कानून पारित किया वो श्रेय नहीं लेगा क्या? देखिए, वो तो राजनीतिक दल हैं, वो श्रेय तो लेंगे ही, श्रेय तो बिल्कुल लेंगे। पिछले 5 साल से ये मुद्दा चल रहा है और हर व्यक्ति, मैंने कहा ना आपको, देखिए कि इसीलिए मैंने कहा कि उसका सामाजिक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसका सामाजिक, अगर वोटों पे अगर हमारी निगाह होगी, और वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देखिए मध्य प्रदेश के बहाने अभी बिहार में, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और वहाँ ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऑब्वियस है श्रेय तो लेंगे ही। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक बड़ा संदेश भी यहाँ एमपी से तमाम चुनावी राज्यों में जाने वाला है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बस वाइंड अप कमेंट आप दीजिए जी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी के नाम पर नॉन ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये सब जो है क्रीमी लेयर से ऊपर के लोग हैं। ओबीसी एक क्लास है, ये कास्ट नहीं है, ये कोई जो है जाति नहीं है, और ये मध्य प्रदेश में ये ढोंग चल रहा है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ही इसके पक्ष में नहीं थी, इस विवाद में आगे थी। सारे पक्ष तो जो है पहले लेकिन से आज तैयार कोशिश तो की जा रही है ना सीएम के द्वारा। आज उन्होंने खुद बड़ा दिल दिखाते हुए तमाम दलों को बुलाया एक मंच पर, कम से कम इनिशिएट तो किया है, शामिल हुए जी। ठीक है, मैं समय हमारे पास इतना ही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 22 सितंबर से इस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद देखना होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत का क्या रुख रहता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।